हेलो। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो तीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, आपस में बहुत ही क्लोजली संबंधित ऑर्गेनिजम्स जिनको कि डोमेन्स कहते हैं, उनसे ये इनका ओरिजिनेशन हुआ। तीन ऑर्गेनिजम्स जो पृथ्वी पे थे वो आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे एंड इनका ओरिजिन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। ये डोमेन्स कौन कौन से हैं? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। नाउ आर्किया एंड बैक्टीरिया जो है वो छोटे हैं और बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर सराउंडेड, जिनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, जिसके ऊपर उनकी जीन्स होती हैं, वो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, कॉइल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं पाया जाता, ओनली जेनेटिक मटेरियल के नाम पे केवल डीएनए पाया जाता है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है। नाउ लेकिन हम जो अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स विच वी सी टुडे इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो तीसरे डोमेन को बिलोंग करते हैं जिनको कि यूकैरियोटा कहते हैं। नाउ यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती, जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके अंदर कई डिफरेंसेस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, एंड जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। देन इसके अलावा लेकिन इसका डीएनए जो होता है वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन इसके अलावा इसके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर और भी कई दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि जो दो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और इसको पावर हाउस यूँ इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है जो कि इसके सेल को एनर्जी, जिसके द्वारा सेल है वो एनर्जी डिराइव करती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्य करने की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो ओरिजिन है, ये आप डायग्राम देखो, इन यूकैरियोटिक सेल्स के ओरिजिन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी गई, वो थी एन सिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है। ये एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी जो है, ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा बने हैं या बैक्टीरिया से वो ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। एंड ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसको समझाती है। ठीक है। तो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी जो हम नट शेल में कह सकते हैं वो ये है कि दो बैक्टीरियल, ऐसा माना गया है कि जैसे दो बैक्टीरियल सेल्स थी, जब हमारी करीबन 2 बिलियन ईयर्स अगो, ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ पर प्रोकैरियोट्स ही पाए जाते थे, तब प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया थे, तो दो बैक्टीरियल सेल्स हुई, एक बड़ी एंड एक स्मॉल। जो बड़ी वाली बैक्टीरियल सेल होती है वो इट एनगल्फ्स द स्मॉलर बैक्टीरियल सेल। जब वो उसको खा जाती है स्मॉलर बैक्टीरियल सेल को, क्या होता है, तो ये जो छोटा वाला बैक्टीरिया होता है वो बड़ी वाली बैक्टीरिया के अंदर एंटर तो कर जाता है, लेकिन ये वहाँ नष्ट नहीं होता, ये उसके अंदर जाकर के सुरक्षित हो जाता है एंड उसके अंदर जाकर के रहना शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड हो जाते हैं। जो बड़े वाले ने जो उसको खाया तो छोटे वाले को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रक्षा प्रोवाइड कर रहा है। एंड जो छोटा वाला बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर होता है, वो छोटा वाला बैक्टीरिया फिर क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो ये जो बड़ा बैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो छोटा होता है उसको एनगल्फ करता है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है फिर इसके अंदर एंटर होने के बाद में इट स्टार्ट्स फोटोसिंथेसिस शुरू करता है।
एंड उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस शुरू करता है और इस तरह से वो जो बैक्टीरिया इसको खाता है उसको ये भोजन प्रोवाइड करता है। तो दोनों बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया जो अंदर घुस जाता है बड़े वाले बैक्टीरिया के अंदर, ये वहाँ पर काफ़ी जनरेशन्स तक रहता है और जो नई बैक्टीरिया डिवाइड होकर नए डॉटर बैक्टीरिया अगर इससे बनते भी हैं तो ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अंदर होता है वो सभी डॉटर सेल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र होता जाता है आगे से आगे पीढ़ी तक पीढ़ी। ठीक है, तो ये थ्योरी एक दी गई थी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी कहा जाता है ना। कई एविडेंसेस इस थ्योरी के सपोर्ट में हैं एंड जो ज़्यादा एविडेंसेस हमें इस थ्योरी के सपोर्ट में मिले वो उन एविडेंसेस से भी ऐसा ही लगता है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये एक्चुअल में बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया एनगल्फ हुए ना, इन बैक्टीरिया से ही बने हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको खाया था बड़े बैक्टीरिया ने वो तो क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअल में, वो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एंड जो बड़ी वाली बैक्टीरिया ने जिसको खाया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा माना गया है इस थ्योरी के लिए एंड ये थ्योरी दी गई थी। एंड इस थ्योरी का अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो बने हैं क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों के दोनों एंड सिम्बायोसिस थ्योरी के आधार पर ही ये बने हैं। करीबन 2 बिलियन ईयर्स अगो, 2 बिलियन वर्षों पहले इनका इवोल्यूशन हुआ या ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये बने थे। ठीक है, तो ये देखो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये, और इसको वो तो ऊपर था एक हमने रफली उसको एक्सप्लेन किया था। नाउ ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के और इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया कैसे बने, कैसे इवोल्यूशन हुआ यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसके अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये देखो फिगर 1 के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इनिशियली, जिसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या डीएनए जो है वो बिखरा हुआ होता है कोशिका के अंदर, वो उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इट स्टार्टेड इन फोल्डिंग, उसके अंदर की तरफ मोड़ होना, सिकुड़न होनी शुरू हुई। और ये एंडो मेम्ब्रेन और इस तरह से सिकुड़न होने से क्या हुआ, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंसेस्ट्रल गेव राइज टू एंडो मेम्ब्रेन, और इस तरह से सिकुड़न होने से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिकुड़न होने से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इसने एंडो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स का निर्माण किया। ये एंडो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स कौन से थे, ये थे न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद में क्या हुआ था कि जो पहला एंडोसिम्बायोटिक इवेंट हुआ ये बना, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो एंसेस्ट्रल, जो सबसे पहले इस तरह से सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, जो सबसे पहले वाली जो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बनी थी वो इस तरह से बनी थी। ठीक है, नाउ ये जो प्रोटो यूकैरियोटिक सेल या प्रो यूकैरियोटिक सेल हम कह सकते हैं जो बनी थी, ये प्रो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके अंदर फिर एंडोसिम्बायोटिक इवेंट होता है, और ये जो एंसेस्ट्रल या प्रोटो यूकैरियोटिक सेल होती है ये एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम करती है, उसको खाती है। ठीक है, इस एरोबिक बैक्टीरिया के कंजम्पशन के बाद में ये फिगर 3 देखो, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया, फिगर 2 देखो, ये एरोबिक बैक्टीरिया को खा रही है। एरोबिक बैक्टीरिया को खाने से क्या होएगा, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन होएगा एंड इसको खाने से क्या होएगा, इसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, देन इसके अंदर फिर तीसरे इवेंट में क्या होता है, ये जो
एंडोसिम्बायोटिक इवेंट होता है और ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को खाती है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो यूकैरियोटिक सेल जो एरोबिक बैक्टीरिया को खाती है वो तो इवॉल्व करके किसका निर्माण कर देती है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देती है। और ये यूकैरियोटिक सेल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को खाती है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर आगे इवॉल्व होकर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को खाने से और फिर इसके अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को खाने के से इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है और इस तरह से एक मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल बन जाती है अल्टीमेटली, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, ये जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है जिसके अंदर ये दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इस तरह की ये जो रिलेशनशिप होती है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। यूकैरियोटिक सेल उसको प्रोटेक्शन दे रही है एंड इन टर्न क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर से जो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो हैं, सेल की विभिन्न क्रियाएं जो हैं, कोशिका की विभिन्न क्रियाएं जो हैं वो आगे चलती है। एंड जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को खाने से क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है और वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन का निर्माण होता है और यूकैरियोटिक सेल अपना भोजन खुद बना सकती हैं। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी के कई एविडेंसेस हैं। धीरे धीरे पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था एंड इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे एडवांस। जैसे जैसे टेक्निक एडवांस हुई तो इस थ्योरी के लिए कई एविडेंसेस मिले कि ये सही है। क्या एविडेंसेस मिले कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं या प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं, इसके लिए हमें कई सपोर्ट या कई एविडेंसेस मिले। कौन से एविडेंसेस मिले, एक तो क्या है कि मेम्ब्रेन जो है इन दोनों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर डबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दो सेल मेम्ब्रेन्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है। दूसरा एविडेंस क्या है कि दोनों के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और बैक्टीरिया के अंदर भी, बैक्टीरियल जीनोम के अंदर भी सर्कुलर, इसलिए कह सकते हैं कि इससे इवॉल्व हुआ। तीसरा एविडेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी बाई बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया जो है उसका भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड बडिंग होता है, मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन होता है माइटोटिक, बीच में से डिवाइड करता है न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है बैक्टीरियल सेल, 2 छोटे डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है। चौथा एविडेंस क्या है कि दोनों की साइज़ जो है सेम है, करीबन 1 से 10 माइक्रॉन्स की साइज़ है बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना गया कि अब ये बैक्टीरिया से ही ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और इसका क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ ना। ये देखो, ये डायग्राम बता रहा है आपको, ये प्रोकैरियोट से आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, फिर ये इनसे क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया बना, क्लोरोप्लास्ट बना एंड माइटोकॉन्ड्रिया से फिर एनिमल एंड फंजाई बनी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो उन्होंने एनिमल और फंजाई का निर्माण किया और जिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया गया उन्होंने मॉडर्न डे प्लांट्स का निर्माण किया ना। इसके अलावा और क्या एविडेंसेस है कि ये क्लोरोप्लास्ट, और भी कई एविडेंसेस हैं जो ये सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ है। एक तो डीएनए का हो गया, देन ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स मेकअप ऑर्गेनेली, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक दे डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स रिजेंबल दोज इन प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स एंड इनकी सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो डबल होती है। देन राइबोसोम्स जो आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स विच आर मेड ऑफ आरएनए, ये राइबोसोम्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जो वो राइबोसोम्स जो इसके यूकैरियोटिक सेल के इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं, वो वाले राइबोसोम्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ में एग्जैक्टली रिसेंबल करते हैं। इसलिए भी ये कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स दे मैच विद द राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया
और इसलिए ये इनसे इवॉल्व हुआ है। देन इसके अलावा क्या होता है कि 2 और मोर मेम्ब्रेन्स दे सराउंड, ये हमने बोल दिया, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इन आइडियाज़ के बेसिस पर ही ये कहा गया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों का इवोल्यूशन इससे प्रोकैरियोटिक सेल से या बैक्टीरिया से हुआ है। लेकिन इतनी सिमिलैरिटीज़ इन नटशेल वी कैन से या इन कंक्लूजन वी कैन से कि इतनी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बैक्टीरिया के साथ में या प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ में इतनी सिमिलैरिटीज़ होने के बाद में भी दे आर नॉट फ्री लिविंग एज बैक्टीरिया एनीमोर। दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड ये इनका इवोल्यूशन जो है यूकैरियोटिक का करीबन बिलियन ईयर्स अगो हुआ। एंड ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये टोटली अपनी होस्ट सेल के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई की प्रोटीन्स विच आर नीडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सारे की सारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कई एंजाइम्स पाई जाती हैं, कई रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई एंजाइम्स इसके अंदर पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, तो जो प्रोटीन्स, कई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए को चाहिए होते हैं, ज़रूरत होती है। एंड ये प्रोटीन्स क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं बना सकता है एंड दे आर इम्पोर्टेड। और ये वाले प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के बाहर से लेते हैं अपने अंदर, कोशिका के बाहर से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोटीन्स एंटर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोटीन्स का निर्माण नहीं कर सकता। और ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग और sometimes during long standing relationship the genes that code for these proteins were transferred। और ऐसा है कि इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जिन जीन्स की आवश्यकता होती है, ये जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया से दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द होस्ट जीनोम। ये वाली जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया से होस्ट के जीनोम को ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एंड दिस मिक्सिंग ऑफ जीनोम्स इज़ इरिवर्सिबल स्टेप। और ये जो मिक्सिंग होती है इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बनने के बाद में ये जीन्स फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ इरिवर्सिबल स्टेप। और इसी के कारण 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं हुए, और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा होस्ट सेल के ऊपर निर्भर रहता है और अपनी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो भी हैं वो इसके अंदर रहते हैं, होस्ट सेल के अंदर हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है।